हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? बहुत बढ़िया। चलो तो आज हम इस एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर ग्रुप में इसको शेयर करो। चलो, हमने अब तक इसका इंट्रोडक्शन और जो एल्गा है उनको रीड कर लिया था। अब हम एल्गा से आगे आता ब्रायोफाइटा, तो आज हम ब्रायोफाइटा को रीड करते हैं। चलो, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एनसीईआरटी इन हिंदी। चलो अपनी अपनी एनसीईआरटी खोलो और पेन या पेंसिल ले लो, साथ में अंडरलाइन करते जाना और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको लगाते जाना। चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें ब्रायोफाइटा में मोस तथा लिवरवर्ट आते हैं। यानी जो ब्रायोफाइटा की कैटेगरी है वो कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स है। ब्रायोफाइटा में जो आगे डिवाइडेशन किया गया है वो है 2 टाइप का। कौन सा? मोस और लिवरवर्ट। देखो, जो एल्गा थी वो जनरली यानी वहीं पर पाई जाती है जहाँ पे नम मिट्टी हो, यानी ज़्यादातर मिट्टी और वाटर में पाई जाती थी। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ता गया। इवोल्यूशन बढ़ते हुए इवोल्यूशन कारण ये क्या है, पानी से निकलकर थोड़ा सी बाहर आएंगे। तो जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी इनका जो इवोल्यूशन है वो जल से थोड़ा बाहर निकल गया। हालांकि एल्गा में भी कई मेंबर ऐसे थे जो जल से बाहर निकल गए थे, लेकिन ये हैं वो जो पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में भी पाए जाने लगे। ब्रायोफाइटा का पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का स्थलचर भी कहते हैं। यानी ये पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं इसको, ये क्योंकि ये जल में भी पाया जाता है और मिट्टी में भी पाया जाता है। तो ये यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे नीट में तो ये नहीं आएगा, जैसे आप कोई दूसरे एग्जाम देते हो उसमें आ सकता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। यानी ब्रायोफाइटा का पादप जगत का जल स्थलचर या उभयचर भी कहते हैं। चलो, इसके बाद में हम देखते हैं जो ये डायग्राम है, इनको तो थोड़ा हम बाद में देखेंगे। पहले जो इसका आगे जो कंटिन्यू कर रखा है वो देख लेते हैं। इनको बाद में आपको डायग्राम भी समझ में आ जाएंगे। देखो, इनको जल स्थलचर या उभयचर क्यों कहते हैं, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। और ये लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ये लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। जल पर निर्भर करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? जो गेमिट होते हैं इनके, वो वाटर में मूवेबल होते हैं। यानी इनके गेमिट है वो वाटर में छोड़े जाते हैं और ये वाटर में मूवेबल होते हुए गेमिट का फ्यूजन्स होता है। चलो, इसके आगे की लाइन में क्या बताया गया? ये प्राय नम, सीलन यानी आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण के बारे में आप इकोलॉजी में विस्तार से पढ़ोगे, अनुक्रमण के बारे में, ठीक है? क्योंकि अनुक्रमण में देखो क्या होता है, जैसे भी कोई लेक है वो कई सालों से पड़ी है और उसके धीरे धीरे जो, जैसे मान लो सपोज दैट ये एक लेक है, ये कई सालों से पड़ी, इसमें जो धीरे धीरे हो गए, पहले काई यानी छोटे छोटे शैवाल जमा हो गए, उसके बाद इसमें धीरे धीरे जो डस्ट है वो इसके पेंदे में, यानी जो तल तल ये तलछटी का एरिया उसमें जमा होने लग जाएगी, यानी तली में धीरे धीरे डस्ट जमा होने लग जाएगी। उसी डस्ट में ये ब्रायोफाइटा ग्रोथ करेंगे और ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, इस प्रकार आगे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता होता जो ये एक जो लेक यानी एक जो झील है, ये एक यानी लैंडी एरिया यानी ग्रासी क्षेत्र में बदल जाएंगे। चलो, इस जो ये आपका पैरा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके आगे देखते हैं, अगले वाले पैरे में क्या क्या बता रहे हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदीकृत होती है, विभेदित होती है। विभेदित का मतलब क्या हुआ? इनमें धीरे धीरे ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं, यानी इनमें लीफ, स्टेम या रूट्स है वो शैवाल की तुलना में अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। ये थैलस की तरह होते हैं और शयान तथा सीधा होते हैं। यानी ये भी रूट, स्टेम और लीफ तो वैसे इनमें डेवलप नहीं होती है। यानी एक प्रकार मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, विभेदित का मतलब बताया था, यानी कंपैरिजन के थ्रू पर मैंने बताया था। लेकिन इसमें जो है ये सीधे और शयान होते हैं, यानी ये थोड़े थोड़े सीधे होने लगे। जो एल्गा थे, एल्गा में आपको पता है ये ज़मीन पर ऐसे ऐसे ही फैलते थे, बस ज़मीन पर ऐसे फैलते थे, यानी ऊपर की तरफ इनकी ग्रोथ नहीं थी, एंटी ग्रेविटी ग्रोथ नहीं थी। तो इनकी वो है थोड़ी बहुत एंटी ग्रेविटी ग्रोथ होने लगी। चलो अब आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में क्या बताया गया है। सीधे तथा शयान होते हैं, एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाप द्वारा सबस्ट्रेट द्वारा जुड़ा होता है। सबस्ट्रेट यानी जो इनका, यानी सबस्ट्रेट वो होता है जो इनका तल से जुड़ा होता है। जैसे मान लो ये लैंड हो गया और ये यहाँ से सपोज दैट ये है ब्रायोफाइटा, तो ये इनका जो सबस्ट्रेट है ना, ये हो गया, ये सबस्ट्रेट द्वारा जुड़ा होता है। यानी प्लांट भी देखो सबस्ट्रेट
एक टाइप का मिड पार्ट है, सबस्ट्रेट एक टाइप का मिड पार्ट है। ये नीचे लैंड हो गया और ऊपर ये प्लांट हो गया, सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है इसमें। और मूलाभ जो पाए जाते हैं वो एक कोशिकीय तथा बहु कोशिकीय दोनों टाइप्स के मूलाभ पाए जाते हैं। इसमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इसमें अभी तक जो है स्टेम और लीफ और रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इन तीनों का इसमें अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसमें ये वास्तविक नहीं पाई जाती। इनमें मूल सम, पत्ती सम तथा तना सम संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें जो है मूल सम या पत्ती सम या तना सम स्ट्रक्चर पाई जाती है। यानी ये मूल सम, तना सम, पत्ती सम का मतलब क्या हुआ है, यानी जो तना सम संरचना है वो वही कार्य करेगी जो स्टेम यानी तना कार्य करता है दूसरे प्लांट्स में। और ये जो मूल सम है वो भी वही कार्य करेगी जो मूल कार्य करता है दूसरे प्लांट्स में, ठीक है, यानी रूट्स कार्य करती हैं। चलो अब इसको हम आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। ब्रायोफाइटा की मुख्य काई एगुणिक होती है, यानी जो इनकी मुख्य काई यानी जो इनकी बॉडी होती है वो एगुणित यानी एप्लॉन्टिक टाइप यानी एन टाइप की पाई जाती है, ठीक है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, बेसिकली युग्मक तो उत्पन्न करते हैं जिन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं, ये बात आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक अंग होते हैं ना वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन होते हैं, जो लैंगिक अंग होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन होते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लो और स्टार पॉइंट भी लगा लो, ठीक है। नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लेना। जो द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं, जो ब्रायोफाइटा में यानी मेल गैमीट होते हैं, ब्रायोफाइटा में मेल गैमीट होते हैं वो द्विकशाभिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, द्विकशाभिक होते हैं, दो इनमें कशाभिका भी पाई जाती हैं और ये पुधानी में होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं, ठीक है। मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं, ये फ्लास्क के आकार की होती है, फ्लास्क यानी कीप के आकार की होती है और इसे स्त्रीधानी कहते हैं। इसका जो आकार है ना वो भी आप याद रख लेना, जिसमें एक अंड होता है, पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, यानी जो मेल गैमीट है उनको पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं तथा अंड से संलग्नित यानी जो एग है उससे फ्यूजन हो जाता है, यानी ओव्यूल से फ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण युग्मनज बनता है। आपको पता है युग्मनज हमेशा कैसा होता है, 2n होता है, ठीक है। युग्मनज कैसा होगा, 2n, जाइगोट द्विगुणित होता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता, इसमें एक बहुकोशिकीय बीजाणुउद्भिद यानी स्पारोफाइट बन जाता है। जो इसमें युग्मनज जैसे मान लो ये फ्यूजन हो गया और इसका डिवाइडेशन नहीं होगा, यानी ये मान लो युग्मक का फ्यूजन होकर ये बन गया 2n, तो इसमें तुरंत डिवाइजन होकर n वापिस जो है वो ब्रायोफाइटा नहीं बनेगा। इसमें एक ये है वो स्टेज बन जाएगी, यानी एक परमानेंट स्टेज बन जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुउद्भिद कहते हैं। तो इसका जो है वो बीजाणुउद्भिद कैसा हुआ, 2n हुआ, जबकि इसकी जो मुख्य बॉडी है यानी युग्मकोद्भिद है वो कैसा हुआ, n हुआ, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लेना। स्पोरोफाइट इसका कैसा होगा, 2n होता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। यानी ये जो स्पोरोफाइट बना है अभी जो यानी 2n, ये एक स्टेज बनी है, ये ऐसे मुक्त अवस्था में नहीं होती, ये जो प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। जो प्रकाश संश्लेषी यानी युग्मकोद्भिद एन टाइप है उससे जुड़ा रहता है और उसी से ये पोषण प्रदान करता है। एन से 2n पोषण प्रदान करता है। ये थोड़ा कम जो कंसेप्ट है वो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस बारे में और क्या बताया गया है। जिसमें अपना पोषण प्राप्त करना रहता है, स्पोरोफाइट की कुछ कोशिका में न्यूनीकरण विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणुकृत होकर नर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाती है और फिर आगे वही 2n से क्या बन जाते हैं, ये n बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 2n से n बन जाते हैं, 2n से क्या बन जाते हैं, n और n बन जाते हैं, ठीक है। और ये फिर आगे वापस प्रोसेस चलती रहती है। तो आपका ये पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। चलो अब इसके बारे में आगे क्या बताया गया है वो देखते हैं। देखो ब्रायोफाइटा का बहुत ही कम आर्थिक महत्व है, यानी अब जो ब्रायोफाइटा के इम्पोर्टेंस है, यहाँ से इम्पोर्टेंस शुरू होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। ब्रायोफाइटा का बहुत ही कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करता है, ठीक है। स्फेग्नम की कुछ जातियां पीठ प्रदान करती हैं। जो स्फेग्नम है इसको हम पीठ मॉस भी बोलते हैं। जो स्फेग्नम है उसको हम पीठ मॉस भी बोलते हैं, जो यानी ये पीठ यानी कोयला प्रदान करती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। जिनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, इनका उपयोग पैकिंग और सजीव पदार्थों के स्थानांतरण के रूप में भी होता है। और जो स्फेग्नम है उनको पीठ मॉस बोलते हैं और पैकिंग मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप दोनों अंडरलाइन कर लेना और एक्स्ट्रा के रूप में एनसीईआरटी में लिख लेना।
इसका जो ट्रांसपोर्टेशन के रूप में उपयोग क्यों होता है इसके बारे में एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती हैं। इसका कारण ये है कि इनमें पानी रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मोस सर्वप्रथम ऐसे सजीव जो चट्टानों पर उगते हैं, यानी जो ये अनुत्क्रमण के बारे में पहले जो मैंने बताया था, यानी लेक का एग्जाम्पल देखे, उसके साथ में यानी लाइकेन लाइकेन ग्रोथ करती है और लाइकेन के साथ में जो ब्रायोफाइटा के जो मोस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो भी लाइकेन के साथ में अनुक्रमण में जो महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी ध्यान रख लेना, जो ब्रायोफाइटा है उनका आर्थिक कम महत्व है और पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया तथा अन्य उच्च कोटि के पादपों को उगाने के अनुरूप बनाया। ठीक है, देखो जैसे ही अनुक्रमण होगा तो सबसे पहले लाइकोनेर मोस आएंगे, तो धीरे धीरे टेरिडोफाइटा आएंगे, फिर जिम्नोस्पर्म आएंगे और फिर एंजियोस्पर्म आएंगे। इसी प्रकार इन्होंने वो है एक यानी पूरा क्लाइमेट विकसित करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो इसीलिए इनका पारिस्थितिक वो जो दृष्टिकोण से महत्व है वो कुछ अलग ही अपनी पहचान रखता है। ठीक है, चूंकि मोस मिट्टी में एक सघन परत बना देता है, इसलिए वर्षा की बौछारें को अत्यधिक हानि नहीं पहुंचाता। इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को भी रोकते हैं। मोस मृदा अपक्षरण को भी रोकते हैं। ये भी लाइन आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ब्रायोफाइटा को लिवरवर्ट तथा मोस में विभक्त किया जाता है। ये जो 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी बताई गई है ब्रायोफाइटा के, लिवरवर्ट और मोस, इसको अब हम आगे देखेंगे। पहले जो हमने पीछे डायग्राम स्किप किए थे वो डायग्राम देख लेते हैं। यानी ये जो 4 डायग्राम है आपको ये क्या बताते हैं। देखो जो पहला डायग्राम है वो है लिवरवर्ट मार्केंसिया का। ये जो दोनों यानी ये जो दोनों डायग्राम है वो एक्चुअल में एक ही प्लांट के हैं। ये किसके है, लिवरवर्ट, यानी जो लिवरवर्ट कैटेगरी है उसमें मार्केंसिया प्लांट के, कौन से, मार्केंसिया प्लांट के। जो इसमें मान लो ये जो फर्स्ट है ए है, ये है फीमेल गैमीट यानी फीमेल का है, यानी मादा का, और ये बी क्या है, नर का। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये देखो स्त्री धानीधर है तो ये एक्चुअल में मादा ही होगा, और ये पुरुष धानीधर है तो ये नर ही होगा। ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। और इसमें पाए जाते हैं जेमा कप, ये आप ध्यान में रख लेना, यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी आ रखा है। जेमा कप किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में किस में, लिवरवर्ट में, लिवरवर्ट में किस में, मार्केंसिया में, मार्केंसिया में किस में, फीमेल और मेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो मुलाब होते हैं ये यहाँ पे होते हैं। मुलाब के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हो गए जेमा कप। अब इसमें क्या होता है, ये जो शाखा होती है ना, ये शाखा द्विभाजी शाखन के द्वारा बनती। ये शाखा किस प्रकार की शाखा है, ये है द्विभाजी शाखन के, इसे हम द्विभाजी शाखन कहते हैं। यानी इसमें ये जो यानी जो इसमें ये पत्तीसम संरचना है ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड जैसी दिखाई देगी, यानी इसीलिए इसके द्विभाजन शाखा कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो गर्त पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं शीर्षस्थ गर्त। यानी ये जो गर्त हैं वो जो ये पत्तीसम संरचना उसके शीर्ष पर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें शीर्षस्थ गर्त कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो ये बड़ी वाली सिरा दिखाई देती है ये कौन सी है, मध्य सिरा है। कौन सी, ये मिडिल सिरा है। ठीक है, और इसमें आप जो देखते हो ये मुलाब है ना, जो मुलाब ये एक कोशिकीय और अशाखित है। सॉरी मैंने पहले बहुकोशिकीय भी बोल दिया था। तो ये जो मुलाब है ये आप इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये एक कोशिकीय और अशाखित है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं ये प्लांट किस प्रकार का है। यानी जो ये आपका मार्केंसिया प्लांट है, यानी लिवरवर्ट का जो मार्केंसिया प्लांट है वो किस प्रकार का है, एक लिंगाश्रयी है या द्विलिंगाश्रयी। अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि एक लिंगाश्रयी क्या होता है और द्विलिंगाश्रयी क्या होता है। एक लिंगाश्रयी का मतलब ये होता है कि एक लिंगाश्रयी है ना उसमें मेल और फीमेल का प्लांट अलग अलग पाया जाता है। एक लिंगाश्रयी में मेल और फीमेल का प्लांट है वो अलग अलग पाया जाता है, मेल और फीमेल का प्लांट है वो अलग अलग पाया जाता है। यानी एक लिंगाश्रयी में टोटल प्लांट कितने हो गए, 2, एक में 2 और 2 में 1, यानी जो द्विलिंगाश्रयी होगा उनमें एक ही प्लांट होगा। एक लिंगाश्रयी में 2 प्लांट होते हैं, जो स्त्रीधानी और पुंधानी होते हैं वो दोनों अलग अलग प्लांट पर होते हैं, यानी नर प्लांट अलग होगा और जो मादा प्लांट है वो अलग होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। हालांकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन मैं बता देता हूँ। जो ये स्त्री धानीधर के ऊपर जो ये छत्रक पाया जाता है ना, इसकी जो फीमेल में संख्या होती है वो होती है 9, और मेल में कितनी होती है, मेल में इसकी संख्या होती है 13। ठीक है, मेल में संख्या 13 होती है और फीमेल में संख्या 9 होती है। मेल में ये पूर्णतः यानी स्पष्ट नहीं होते हैं और फीमेल में पूर्णतः स्पष्ट होते हैं। अब इसका एक डायग्राम और है वो हम देख लेते हैं। ये रहा डायग्राम,
ये जो डायग्राम है ये है मॉस का डायग्राम, ठीक है। मॉस में पहला है फ्यूनेरिया का। पहला आपको डायग्राम ये जो से दिखाई दे रहा है ये है फ्यूनेरिया का, ठीक है। इसमें आपको जो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, पाद और सिट्टा भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। यानी इसमें यहाँ पे देखो पाद भी पाए जाते हैं और सिट्टा भी पाए जाते हैं। चलो इसके बारे में हम यानी क्या क्या जानते हैं। ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां यानी ये नहीं है पत्तियां, ये है पत्तियां, ठीक है। ये है पत्तियां, आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये जो पत्तियां हैं उनकी गुणिता क्या होगी, इनकी गुणिता होगी एन, यानी इनमें पत्तियां हैं वो एन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इनमें युग्मकोद्भिद होता है वो होता है ए गुणित, और जो बीजाणु यानी जो स्पोरोफाइट होता है वो है 2n। तो इसमें ये पत्तियां होगी n, मुख्य अक्ष भी n होगी और मूलाभ भी n ही होंगे, ठीक है। और इसमें ये पत्तियां की जगह एक आप काट के लिख लेना सिट्टा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना सिट्टा, और सिट्टा की जगह लिख लेना कैप्सूल। ये एनसीईआरटी में करेक्शन है। ये क्या है, कैप्सूल, और ये है सिट्टा। इसमें ये इसका कैप्सूल है ऊपर वाला, और ये जो आपको डंडी दिखाई दे रही है वो सिट्टा, और ये है पत्तियां, ठीक है। तो ये प्लांट किस प्रकार का है, अब बात आती है ये प्लांट है किस प्रकार का। एक्चुअल में जो ये प्लांट है ना वो है द्विलिंगाश्री, यानी इसमें मेल गैमेट पे पाया जाता है और फीमेल गैमेट, ये दोनों है वो एक ही प्लांट पर पाया जाता है। मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर पाया जाता है, इसलिए ये द्विलिंगाश्री प्लांट है। अब हम जो एक डायग्राम और दे रखा है वो देखते हैं। ये डायग्राम है स्फेग्नम का। चलो हम स्फेग्नम का थोड़ा रिवाइज करते हैं। स्फेग्नम को क्या कहते हैं, पीट मॉस कहते हैं, और पेकिंग मॉस भी कहते हैं, पीपी, पीट मॉस और पेकिंग मॉस, क्योंकि ये कोयला भी देता है और पेकिंग यानी ये ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता करता है, क्योंकि ये वाटर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है। चलो अब इसके बारे में हम यानी जो विशेषता है प्लांट की वो देखते हैं। यानी ये जो प्लांट है वो एक लिंगाश्री और द्विलिंगाश्री यानी बोथ टाइप का प्लांट है। ये आप ध्यान रखना, जो स्पेग्नम का है ये बोथ टाइप का प्लांट है, यानी एक लिंगाश्री भी हो सकता है और द्विलिंगाश्री भी हो सकता है, ठीक है। ये आप जो यहाँ पे पर्ण लिखा है, ये पर्ण लिखा है ना, ये इसमें करेक्शन है, ये एक्चुअल में पर्ण नहीं, ये है पूधानी शाखा। ये क्या है, पूधानी शाखा। एनसीईआरटी में करेक्शन कर लेना, ये क्या है, पूधानी शाखा। काफ़ी करेक्शंस दे रखे हैं इनमें। और ये हो गई स्त्रीधानी शाखा, ठीक है। चलो आपको ये डायग्राम तो हो गए कंप्लीट। अब हम इसकी देखते हैं जो कैटेगरी बता रखी थी, लिवरवर्ट। लिवरवर्ट क्या है, लिवरवर्ट के बारे में हमने अभी एक जो डायग्राम था उसमें भी देखा था मेनली। तो हम देखते हैं लिवरवर्ट प्राय नमी छायादार स्थान जैसे नदियों के किनारे, दलदली स्थानों, गिल्ली मिट्टी, पेड़ों की छाल आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट की पादपकाय जो थैलाब्सम मार्केंसिया यानी पादपकाय होती है वो थैलाब्सम होती है, मार्केंसिया में आपने देखा ही होगा। यानी ये एल्गस से मिलते जुलते होते हैं जो लिवरवर्ट होते हैं वो, यानी थैलस पृष्ठाधार होते हैं जो, और इनमें जो थैलस होते हैं वो पृष्ठाधार होते हैं तथा अर्ध स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं, यानी ये जमीन के चिपके रहते हैं जो लिवरवर्ट होते हैं वो। इनके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तने की तरह संरचना पर दो कतार में लगी होती है, यानी जो तने की तरह जो संरचना होती है वो दो कतार में लगी होती है। ये थोड़ी बात इंपॉर्टेंट, आप स्टार लिख लेना, ठीक है। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन तथा विशिष्ट संरचना जेमा कप द्वारा होता है। जो जेमा कप बताए गए थे उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है लिवरवर्ट में, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पे 5 स्टार लगा लो भले, ये किसी न किसी साल नीट में जरूर पूछा जाएगा, अब तक नहीं पूछा गया है। जेमा हरित के अलैंगिक कलियां, और ये ध्यान रखना जो जेमा कप है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये छोटे छोटे पात्र जिन्हें जेमा कप कहते हैं, जेमा कप में स्थित होते हैं, ठीक है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाता है तथा इसमें एक नया पादप उग जाता है। ये अपने पैतृक पादप से नया हो जाता है, अलग हो जाता है तथा एक नया पादप उग जाता है। यानी जो अलैंगिक जनन होता है उसमें ये जो जेमा कप है वो टूट कर गिर जाते हैं और एक नए प्लांट के रूप में विकसित हो जाते हैं। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर होते हैं या दूसरे दूसरे थैलस पर बनते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ये किस प्रकार का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि जो एक लिंगाश्री और द्विलिंगाश्री प्लांट होते हैं ना उसी की बात कर रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। स्पोरोफाइटा में एक पाद, सिटा तथा कैप्सूल होता है मार्केंसिया में जो बताया गया था, ठीक है। आप उसमें जो मैंने बताया वो कनेक्शन कर लेता है। और जो कैप्सूल्स का टाइप होता है वो होता है 2n, ये ध्यान रख लेना। आपका जो कैप्सूल का टाइप होता है वो होता है 2n, वो मैं बताना भूल गया था वहाँ पे, ठीक है। ये आप चीज़ नोटिस कर लेना। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। आपको बताइए स्पोर किससे बनते हैं, मियोसिस से ही बनते हैं, तो मियोसिस के बाद ही बनेंगे। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं, स्पोर का टाइप क्या होगा, एन ही होगा स्पोर का टाइप।
स्पोर से अंकुरण होने के बाद मुक्तजीवी युग्मकोद भिद्ध बनते हैं। कैसे? मुक्तजीवी युग्मकोद भिद्ध बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया लिवरवर्ट कंप्लीट। अब हम लेते हैं मोस को। चलो, मोस के बारे में क्या क्या जानकारी, आपका लिवरवर्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें मोस से लेते हैं। मोस के बारे में क्या क्या बता रखा है। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद भिद्ध होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो जीवन चक्र की मोस में प्रभावी अवस्था होती है वो युग्मकोद भिद्ध होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। यानी युग्मकोद भिद्ध की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, प्रथम जो अवस्था वो तंतुमय होती है, जो स्पोर बनाती है। ये हरा विसर्पी शाखित प्राय तंतुमय होती है। तंतुमय अवस्था तो तंतुमय हो गई। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है। जो जीवन काल की दूसरी अवस्था वो एक लीफ की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्व कली के रूप में उत्पन्न होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रख लेना। जो यानी लीफ के समान जो दूसरी अवस्था पाई जाती है युग्मकोद्भिद की, वो पार्श्वी कली के रूप में विकसित होती है प्रथम अवस्था के रूप में। और प्रथम अवस्था कैसी होती है? एक फिलामेंट यानी तंतु लाइक स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, इसमें एक सीधा पतला सा तना होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती हैं। और इसमें सर्पिल यानी चक्राकार रूप में पत्तियां लगी रहती है। ठीक है, ये बहुकोशीय तथा शाखित मूलाभास द्वारा मिट्टी से जुड़ी होती है। और यानी जो ये दूसरी अवस्थाएं होती हैं लीफ के समान, ये मल्टी सेलुलर होती हैं और ये शाखित होती है। मूलाभ यानी जड़ें होती हैं उनमें, और ये मिट्टी से जुड़े रहती हैं। तो ये एक चीज़ आप ध्यान से पढ़ा करो जब भी एनसीईआरटी पढ़े ना। यानी यहाँ पे ये मूलाभ लिख दिया, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोस है वो ज़मीन से किससे जुड़े रहते हैं, तो आप सोचोगे तो इसमें तो शायद तक रूट्स पाई भी नहीं जाती होगी। तो इसमें मूलाभ शब्द आ गया, यानी इसमें रूट्स भी पाई जाती हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। यानी जो ये सेकंड अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसमें लैंगिक अंग विकसित होते हैं। और सेकंड अवस्था किस टाइप की होती है? ये एक लीफ के जैसी होती है। कैसी होती है? एक लीफ के जैसी होती है। मोस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। ये आप इंपॉर्टेंट है। मोस में कायिक जनन किससे होता है? द्वितीयक प्रथम तंतु है जो उसके विखंडन से होता है तथा मुकुलन द्वारा होता है। द्वितीयक प्रथम तंतु शायद आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी ये तो हो गया एक इसका जो फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट फिलामेंट। ठीक है, ये तो हो गया प्राथमिक तंतु। ठीक है, ये हो गया इसका प्राथमिक तंतु। और इस तंतु से जो निकलेगा ये होगा द्वितीयक तंतु। जिससे ये यहाँ से अलग होगा तो एक नए प्लांट के रूप में विकसित हो जाएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी तथा स्त्री धानी पत्तीदार परव की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मक में स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। मोस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, कैप्सूल्स में स्पोर होते हैं, ये आप जानते हैं क्यों। कैप्सूल 2n होता है और उसी से मियोसिस से कैप्सूल 2n होता है और उसी से मियोसिस से क्या बनते हैं? एन स्पोर बनते हैं। कैप्सूल कैसा हो गया? 2n। ठीक है, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मोस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली, यानी इसमें जो विकिरण यानी ये हवाओं के द्वारा भी फैलते हैं। ठीक है, इसके सामान्य सदस्य यानी जो मोस के सदस्य है वो क्या है? फुनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्पेगनम। स्पेगनम क्या है? एक मोस है। कौन सा है? मोस है स्पेगनम। ठीक है, इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्पेगनम। साथ में बोलो एक बार, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्पेगनम। बस आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और बने रहो एनसीईआरटी इन हिंदी फॉर नीट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।